वो व्यक्ति जो जून में मर चुका है, उसका हमें दिसंबर के महीने में ईसीजी तक मिल रहा है। वो गुजरात से हमसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि मैम ये केस मुझे सस्पिशियस लगता है, आप इसको एक बार देखिएगा। वो विकलांग व्यक्ति जो गंभीर रूप से विकलांग था, वो 27 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच गया। जो आदमी भीख मांग के जीवन यापन करता है, वो अपनी 4 जीवन बीमा पॉलिसी कराएगा। उस गैंग ने 2 हत्याएं कर दी थी और वे एक और हत्या करने वाला था। उन्होंने 2 गाड़ियां हम लोगों को ओवरटेक करी। एक गाड़ी आगे स्कॉर्पियो जा रही थी और उसके पीछे इको जा रही थी। फोन आया मेरे पास वापस एसएचओ रजपुरा का कि मैम मैंने ट्रक लगा दिया है और अब कोई गाड़ी, उन्होंने ट्रक को रोक के उसको हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दिया था कि कोई गाड़ी अब क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम रुके क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा हमें गाड़ी का हूटर नहीं सुनाई दिया। तो हमने कहा जब तुम्हें हूटर नहीं सुनाई दिया तो तुमने स्पीड बढ़ाई क्यों? 100 करोड़ का फ्रॉड, तो वो पहला किरदार कौन था? मैम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं इतनी कमाई कर पाता हूँ। तो वो बोलती है कि कौन सी कंपनी, कौन सा बीमा? तो विक्टिम को यहाँ पता ही नहीं है कि वो विक्टिम है। हर बार ऐसा होता है कि आप कभी कोई क्राइम देखते हैं तो आपको लगता है कि आदमी इससे नीचे नहीं जा सकता, अब इतना खराब करा देख लिया आपने। पर इस केस ने मुझे ये एहसास दिलाया शायद कि आदमी किसी भी स्तर तक जा सकता है। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। कभी कभी पुलिस की जो वर्दी होती है वो सिर्फ कानून की रखवाली नहीं करती, बल्कि सिस्टम में फैले अंधेरे में रोशनी भी तलाश करती है। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा के इंश्योरेंस घोटाले का पर्दाफाश किया और सिस्टम में बैठे मौत के सौदागरों को बेनकाब किया। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अनुकृति जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुकृति जी संभल में फ़िलहाल तैनात हैं। उसी संभल में जहां बीते दिनों जो खुदाई की खबरें थी वो हेडलाइंस में बनी थी, और उसी संभल इलाके में अनुकृति जी तैनात है। अनुकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा घोटाला है, ये कई जगह मैंने रिपोर्ट भी देखी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, क्योंकि ये बेहद संजीदा मामला है, संवेदनशील मामला है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये केस जो इंश्योरेंस घोटाला है ये कैसे खुला और शुरुआत इस केस की कहाँ से हुई? सबसे इनिशियल डेज आप कहाँ थी? मुझे ये भी जानना है कि उस वक्त कहाँ थी, क्या कर रही थी, कैसे आपको पहली लीड मिली, उसके बाद किस तरह से आपका दिमाग, जाहिर सी बात है सामने सजा के तो 100 करोड़ का घोटाला आपको आया नहीं होगा, तो वो आप क्या कर रही थी, किस ऑफिसर ने आपको बताया और किस तरह से फिर आपका दिमाग घुमा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो संभल पुलिस है उसने किस तरीके से इस पूरे घोटाले का अनावरण किया। तो जो आपका सवाल है कि ये शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत थोड़ी इसकी फ़िल्मी कहानी टाइप ही है। हम लोग जो मेरा क्षेत्र है, मैं बहजोई और गुन्नौर क्षेत्र देखती हूँ, एडिशनल एसपी साउथ हूँ। अ, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संभल। तो हमारे क्षेत्र में कुछ कार चोरी की घटनाएँ हुई थी जिनको लेके हम लोग काम कर रहे थे। और उसी संदर्भ में मैं गुन्नौर थाने के अंदर थी और देर रात तक हम लोग उसी घटना पे काम कर रहे थे। जनवरी की बात है और उसमें हमें कार चोरों में एक पैटर्न ये दिखता था कि एक कार आती है, फिर एक कार वो चोरी करते हैं और 2 कार जाती हुई दिखती हैं और दिमाग में वही एक तरीके से चल रहा था। जब काफ़ी देर हो गई, फिर उस दिन काफ़ी घना कोहरा था, एकदम जनवरी की बात है। तो फिर थाने से मैं जब निकली घर की तरफ, तो हम लोग, इतना ज़्यादा कोहरा था उस दिन कि हमारी गाड़ी एकदम धीरे-धीरे चल रही थी। जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे गनर और मैं भी कि सर निकाल के देख सकें कि सड़क कहाँ है, ये हालत थी। उसी हम्म। समय पे 2 गाड़ियाँ हम लोगों को ओवरटेक करी। एक गाड़ी आगे स्कॉर्पियो जा रही थी और उसके पीछे इको जा रही थी। इको का नंबर दिल्ली का था। तो हम लोगों को लगा कि एक तो इतनी रात को, इतने कोहरे में भी, और फिर ये 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कुछ ये कहीं जो कार चोर हम लोग ढूँढ रहे हैं, कहीं वैसा तो नहीं है, क्योंकि आप लगातार काम करते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं। तो ये हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर मन में डाउट है तो इनको चेक करना चाहिए। उनको चेक करने के लिए हम लोगों ने हूटर दिया। तो जब हूटर दिया तो उन लोगों की स्पीड बढ़ गई।
जब उनकी स्पीड बढ़ गई तो हमें लगा कि ये तो पक्का जिनकी हम तलाश में हैं शायद वो सामने हैं, और उसपे भी हम हुँ। काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो थोड़ा ये हो गया था इन्हें रोकना ही है। जैसे-तैसे हमने जो पीछे वाली कार थी उसको इंटरसेप्ट करके रोका। मैं और गनर जैसे ही नीचे उतरे उस गाड़ी ने बैक किया और वो भी पार कर गया। आगे वाली स्कॉर्पियो निकल ही चुकी थी। अब हमें लगा कि इतने कोहरे में हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ज़्यादा चेज़ करना, तो आगे जिनका क्षेत्र था एसएचओ रजपुरा, उनको तत्काल फ़ोन किया और मैंने कहा ये चेकिंग लगानी पड़ेगी, ये गाड़ियाँ आ रही हैं और इन्हें आप रोकिए। कुछ तो संदेहास्पद है, ये ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? तो उन्होंने फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास वापस एसएचओ रजपुरा का कि मैम मैंने ट्रक लगा दिया है, और अब कोई गाड़ी, उन्होंने ट्रक को रोक के उसको हॉरिज़ॉन्टली खड़ा कर दिया था कि कोई गाड़ी अब क्रॉस नहीं कर पाएगी। मन में दुग-दुग भी चल रही थी कि पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा। एंड देन सडनली उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मैम स्कॉर्पियो गाड़ी हम लोगों ने रोक ली है और जो इको है वो नहीं आई है। मैं यहाँ सिपाही छोड़ रहा हूँ, चौकी इंचार्ज छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी के पास। फिर मैं वहाँ पहुँची और वहाँ से उस गाड़ी में से हमें 2 अभियुक्त निकल के आए, उनका नाम ओंकारेश्वर मिश्रा करण था और दूसरे का नाम अमित था। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम रुके क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा हमें गाड़ी का हूटर नहीं सुनाई दिया। तो हमने कहा जब तुम्हें हूटर नहीं सुनाई दिया तो तुमने स्पीड बढ़ाई क्यों फिर? तुमने स्पीड हुँ। बढ़ाई, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैम हम तो ऐसे ही जा रहे थे, तो वो दाएँ-बाएँ जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? तो बनारस के हैं, बनारस के हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो उनके आंसर स्पष्ट नहीं थे। फिर हमें लगा कि आप थाने चलिए, वहाँ आपसे हम विस्तार में बात करेंगे। फिर हम उन्हें थाने लेकर आए रजपुरा, और जब उनसे आई कार्ड माँगा तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के अंदर मेरा वॉलेट है, उसमें आई कार्ड है। मेरे गनर के साथ मैंने उनको भेजा, और जब मेरा गनर आया तो उसके हाथ में एक थैला था जिसमें 11.5 लाख कैश थे, और उसके अलावा जब उसका वॉलेट देखा गया तो वॉलेट के अंदर हमें उसके 4 डेबिट कार्ड के अलावा 15 डेबिट कार्ड अन्य लोगों के हमें मिले। जब हमने ओह! पूछा कि ये बबीता जो महिला है या नसीम जहाँ है या दारा सिंह है, ये इन लोगों के डेबिट कार्ड तुम्हारी जेब में क्या कर रहे हैं? तो उसका ये कहना था मुझे नहीं पता कि ये मेरे वॉलेट में कैसे आए। तो अगर अरे! आपका वॉलेट है और अगर आपको नहीं पता है तो किसको पता होगा? बस वहीं से उसकी इसकी शुरुआत हुई, फिर वही डेबिट कार्ड्स का रहस्य, 11.5 लाख, उसकी जेब में 2 आई कार्ड भी थे जिसमें उसका डेज़िग्नेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिख रखा था। 2 कंपनियों का नाम था फर्स्ट सॉल्यूशन सर्विसेज़ एंड ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन। बस वो करते चले गए, उसके फ़ोन में फिर लाखों फ़ोटोग्राफ्स थी, उनका एनालिसिस किया एंड ये केस वहाँ लाखों फ़ोटोग्राफ? लाखों फ़ोटोग्राफ्स थी। 1 लाख के ऊपर ओह! फ़ोटोग्राफ उसकी, और 30,000 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स थे, एंड केस की शुरुआत वहीं से हुई। तब हमें लग गया था कि कुछ तो है, एंड देन आपके सामने हम। नहीं, ये इसमें आधार कार्ड फ्रॉड, मर्डर, हुँ। इनसाइडर की मिलीभगत, तो ये तो किसी थ्रिलर फ़िल्म की तरह लगता है। ये नहीं लगता आपको? ये बहुत आसानी से अभी हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ का फ्रॉड, तो वो पहला किरदार कौन था? उससे पूछताछ किस तरह से शुरू हुई? फिर उसने हुँ। क्या बताना शुरू किया? वो आप बताइए। तो हुआ ये कि मैंने उससे पूछा कि 11.5 लाख आपके पास कहाँ से आए? इतना कैश कैसे आप लेके चल रहे हैं? उसमें से 5 लाख ऐसा कैश था जिसके ऊपर येस बैंक अनूप शहर के ब्रांच के मोहर थे। तो हम लोगों ने कहा कि ये कहाँ से आया? तो बोले ये एक मेरे दोस्त है रवि शर्मा ने दिया है। रवि को हमने थाने बुलाया, रवि भी फ़ोन बंद करके भाग गया, आया नहीं थाने। फिर हम उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारा पद क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो बोले क्या करते हो? बोले मैं क्लेम्स इन्वेस्टिगेट करता हूँ। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम करता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करता हूँ। कितना मिलता है? तो पर इन्वेस्टिगेशन उसे ₹2,500 मिलता है। तो ₹2,500 जोड़-जोड़ के तुम्हारे पास नियो स्कॉर्पियो कार में चल रहे हो, इतनी महँगी कार में, तुम्हारे पास 11.5 लाख कैश है। तो ये कुछ चीज़ें सिंक नहीं हो रही है। तो उसका कहना था कि मैम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं इतनी कमाई कर पाता हूँ, पर आप कितना इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे? फिर हमने उसके फ़ोन को जब मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों के कैंसर के इलाज के पेपर थे। बहुत सारे लोगों के मतलब लिवर के और इन सब के बीमारियों के इलाज के पेपर, और जिनकी बीमा पॉलिसी दिख रही थी, जैसे 30 लाख की, 20 लाख की बीमा पॉलिसी हो रखी, और जो उन लोगों की फ़ोटोग्राफ्स उसके अंदर थी, उसमें क्या होता है इनका जब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है, उसी के अंदर इनको जो व्यक्ति है, नॉमिनी है, उसके घर की फ़ोटो-वोटो लेनी पड़ती है जीपीएस लोकेशन के साथ। वो फ़ोटो इतने गरीब लोगों की थी, तो मुझे लगा कि जब मुझ जैसा इंसान अभी पॉलिसी नहीं कराता है और सोचता है कि प्रीमियम में हम इतना पैसा देंगे, तो ये इतने गरीब लोग जो हैंड टू माउथ हैं, वो कैसे अपनी इतनी महँगी-महँगी पॉलिसी करा ले रहे हैं। और उनका
प्रीमियम कौन पे कर रहा है? अच्छा, एक और बात, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसका काम है क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट भेजना। पर इसके चैट्स में दुनिया भर की बातें इस तरीके से थी कि फलाना आदमी है, उसका बीमा का पैसा आ गया है। वो 10 लाख पैसा आया तो 5 लाख इसका, 3 लाख इसका, 2 लाख इसका, वो स्प्लिट लिखा हुआ था। हमने कहा भई तुम्हारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तुमने अपना रिपोर्ट भेज दिया। रिपोर्ट के बाद पैसा आया, नहीं आया, उससे तुम्हें क्या लेना-देना? और उसका हुँ, पैसे, और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो भी डेबिट कार्ड्स थे, वो कह रहा था उसे नहीं पता, पर उसके मैसेजेस में उनकी ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स आ रही थी। इसका हुँ, मतलब है कि वो खाते वही ऑपरेट कर रहा था। अब उसके अंदर गुत्थी ऐसी अजीब-सी थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी इस केस से हुँ, पहले। तो फिर उसके अंदर 2-3 महिलाएँ हमें दिखी जो कि बुलंदशहर की थी। जैसे गुन्नौर क्षेत्र बुलंदशहर से एकदम सटा हुआ है। गंगा के उस पार बुलंदशहर है, गंगा के इस पार हम लोग हैं। मैंने कहा ये जो 2 केसेज़ हैं, इन्हें तुरंत हम वेरीफ़ाई कर सकते हैं, घंटे भर की भी दूरी नहीं है। तो सुबह तड़के में ही टीम्स रवाना हो जाएँगी और वो जाएँगी बीमा एजेंट बन के ही, क्योंकि हमें ये पता चल रहा था कि उनके पैसे आए हैं। हुँ, तो हमने उनसे, उसमें एक महिला थी सुनीता, उसके पति का नाम था सुभाष। सुभाष की पॉलिसी के 10.5 लाख आए थे, ये हमें पता चल गया था। तो हमने सुनीता के पास टीम भेजी और बीमा वाले बन के भेजा और ये कहा कि हम हम ये फलाना-फलाना कंपनी से आए हैं और हमने आपके पति जो बीमार थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बीमा के 10.5 लाख डाले हैं, क्या आपको मिले? तो वो बोलती है कि कौन-सी कंपनी? कौन-सा बीमा? तो हुँ, हमने कहा कि जो आपके पति का आपने कराया? बोले मैंने तो कोई बीमा नहीं कराया। हमने कहा आपके खाते में रुपए गए? बोले मेरे वहाँ तो कोई खाता नहीं है। तो फिर हमने ओह! कहा जब ऐसा नहीं है तो हमने उनको फ़ोटो दिखाई, क्योंकि ओंकारेश्वर के फ़ोन में सुनीता की फ़ोटोज़ थी। हमने कहा ये क्यों खिंचाई? तो बोले ये तो मेरे गाँव में आशा आई थी, जब मेरे पति ज़िंदा थे और बीमार थे तो आशा ने कहा था कि सरकार स्कीम चलाती है, तो अगर आपके पति कैंसर है तो इनको पैसा भी मिल जाएगा और अगर मान लो इलाज सफल नहीं हुआ, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद और बड़ा पैसा मिल जाएगा। तो आप हुँ, हमें, तो हमने कहा क्या लगेगा? तो उन्होंने हमारा आधार, पैन सब ले गए थे और जहाँ-जहाँ उन्होंने बोला था मैंने तो वहाँ लिख साइन कर दिया था। मैं सिर्फ़ साइन कर सकती हूँ, बाकी मैं पढ़ी-लिखी हूँ नहीं। हुँ, तब हम लोगों को ये समझ में आया कि जिन लोगों के बीमा हुए हैं, उन लोगों को ये शायद पता भी नहीं है कि उन लोगों के बीमा हुए हैं। उनके जो हुँ, खाते खुले हैं, उन खातों में सेल्फ चेक के माध्यम से पैसे निकले थे, पर ये महिला कभी भी उस बैंक शाखा में गई ही नहीं थी। उसे इस बात हुँ, की जानकारी ही नहीं थी कि मेरा खाता है। तो जब वो कहीं गई नहीं, तो उसका खाते से पैसा किसी और आदमी ने सुनीता बन के निकाला और बैंक मैनेजर्स ने पैसा दे भी दिया। इसलिए हमने बैंक मैनेजर्स को भी जेल भेजा। 4.5 लाख, 4,75,000 आप हम विथड्रॉ करने जाएँगे सेल्फ चेक से, तो बैंक वाले 10 बार हमसे सिग्नेचर बनवाएँगे। और किसी और को आप दे रहे हो जो ऑथराइज़ भी नहीं है, तो वो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बैंक वाले भी इसमें मिले थे, आशा वर्कर भी इस केस में जेल गई, फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जेल गई। तो इस तरीके से फिर हमने जब ओमकारेश्वर को कन्फ्रंट किया कि ये सब क्या है, देन ही फाइनली एक्सेप्टेड कि मैम ये तो हमारा नेक्सस है। और वो उसको इंश्योरेंस भाषा में कहते ही ये नेक्सस है, ये नेक्सस के केसेज़ हैं। नेक्सस के केसेज़ मतलब ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? ताकि उन्हें एक ही प्रीमियम देना पड़े। अगर वो 1 साल ज़िंदा रह गया, तो फिर अगले साल प्रीमियम वापस देना पड़ेगा। तो कम दिन ज़िंदा रहने वाले हैं, उन लोगों का धोखाधड़ी से चिकनी-चुपड़ी बातों करके फिर उनसे आधार, पैन ले लेना, उनकी बीमा पॉलिसी करवा देना। बैंक वाले मिले होते हैं, तो आदमी को पता भी नहीं चलता, उसका केवाईसी हो जाता है, उसका खाता खुल जाता है। वो खाते का डेबिट कार्ड, पासबुक इनके नेक्सस के लोगों के पास रहता है। इसीलिए हमें और लोगों के डेबिट कार्ड्स उसकी जेब से बरामद हुए। तो फिर ये उसकी पॉलिसी खुला देते हैं, फिर उसका क्लेम के लिए अप्लाई कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के कुछ लोगों के साथ मिलकर या साठगांठ से अपने को ही अपना ही केस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लेते हैं कि भई मैंने बनाया है, मैं तुम्हें दे दूँगा 10% कट, ये इन्वेस्टिगेशन मुझे ही आना चाहिए। जब फर्जी केस मैंने बनाया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं तो ओके करके भेजूँगा ही। ओके करके भेज दिया, पैसा आ गया, डेबिट कार्ड मेरे पास है, चेकबुक मेरे पास है, मैंने पैसा निकाल लिया और फ्रॉड पूरा हुआ। इस तरीके से ये इसका पूरा नेटवर्क है। अ, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? वो किरदार कौन-कौन थे, उनके बारे में बताइए?
तो जैसा मैंने आपको इस केस में समझाया कि इसके अंदर किरदार शुरू होता है आशा या प्रधान से, क्योंकि ये पहले सबसे लोग हैं जिन्हें ये पता चलता है कि गाँव में ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो मरने वाला है। तो हमने इसमें आशा वर्कर को जेल भेजा है, इसमें हमने प्रधान को जेल भेजे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्सस के एजेंट्स जो कि अप्रोच करते हैं धोखाधड़ी से, पॉलिसी वगैरह खुलवाते हैं। हमने बहुत सारे इन्वेस्ट एजेंट्स को भेजा है जेल। फिर इसके बाद आते हैं इसके अंदर बैंक मैनेजर्स जिनकी साठगांठ से गलत तरीके से खाते भी खुलते हैं और उसके बाद क्लेम का पैसा भी निकाला जाता है, बैंक मैनेजर्स इसमें जेल गए हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर आते हैं डेथ सर्टिफिकेट फर्जी बनाते हैं ये लोग। कई प्रकरण हमारे पास ऐसे संज्ञान में आए हैं जिनमें आदमी की मृत्यु के बाद उसका बीमा कराया गया, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए। तो हम लोगों ने ग्राम सचिव वगैरह को भी इसके अंदर जेल भेजा है। इन्वेस्टिगेशन कंपनीज़ जैसे कि ये ओमकारेश्वर मिश्रा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जेल भेजा है और इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक को भी जेल भेजा है, क्योंकि हमें ये दिख रहा था कि ऑल्दो ओमकारेश्वर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता है, पर वो पैसा भेज रहा था ऊपर, उसको सैलरी मिलनी चाहिए। पर ट्रांज़ैक्शन से दिख रहा था कि वो शैलेंद्र को, अपने मालिक को 80-80 हज़ार रुपए एक-एक केस के भेज रहा है। तो रिवर्स पेमेंट कैसे हो रहा है? तो जब उसका भी इन्वॉल्वमेंट निकल के आया, फिर वो भी जेल गए। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी नेक्सस के लोग थे, कुल मिला के हम लोग 60 से ऊपर लोगों को अभी जेल ओह! भेज चुके हैं और इसके अंदर 3 लोगों ने सरेंडर किया है और ये अभी तक की अपडेट है और इसमें कई लोग जेल जाएँगे अभी और। ये तो बहुत बड़ा केस है, 60 लोगों की गिरफ्तारी, कई लोग हुँ। सरेंडर। मैम एक बार बहुत आसान भाषा में जो ये नेक्सस है, जो चूंकि आपने बता ही दिया है, ये लोग नेक्सस नाम ही देते हैं, ये किस तरह से फ्रॉड करते हैं, मोडस ऑपरेंडी, उसको आप आसान भाषा में समझा दें कि कैसे, किन लोगों का ये इंश्योरेंस लेते हैं, वो आसान भाषा। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, इन लोगों के टारगेट वही लोग होते हैं जो कि कम पढ़े-लिखे हैं। जैसे आप हम भी आज इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएँगे तो शायद एक बार को दिमाग चकराएगा कि 10 हम्म, कंपनियाँ हैं, कौन-सा लें, कौन-सा नहीं लें, हमारा पैसा फँस तो नहीं जाएगा, पैसा में तो आप ये हम्म, सोचिए कि समाज के जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जो थोड़े कम शिक्षित हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं। स्पेशली उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि उनके घर में कोई आदमी इस तरीके हम्म, से बीमार है कि उसके इलाज में बहुत हम्म, पैसा खर्च हो रहा है और उसके बचने की हम्म, संभावना काफ़ी कम है। जैसे कि हम्म, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, शराब पीने की वजह से लिवर खराब हो गया। हम्म, तो उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद हम्म, उनका धोखाधड़ी से हम्म, डॉक्यूमेंट्स उनका पैन नंबर, आधार वगैरह लेके उनका बीमा खुलवा देते हैं। अब देखिए नॉर्मली कैंसर पीड़ित का बीमा नहीं होगा, पर ये हम्म, जब खोली जाती है तो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं कि इस व्यक्ति को कैंसर है। हमें ये भी पता चला जो मैंने बताया मरे हुए लोगों का होता है तो उसमें ये केवाईसी वीडियो केवाईसी भी होता है पॉलिसी शुरू कराना। तब इन लोगों ने इम्पर्सनेशन किया कि जो उससे मिलता-जुलता व्यक्ति है उसको वहाँ खड़ा करके इम्पर्सनेट करा के उसका उफ, वीडियो बनवा दिया। तो ये हर तरीके बाईपास करना चाहते हैं, ये डिस्क्लोज़ नहीं करते कि इसको संगीन बीमारी है। फिर ये लोग उसको मरा हुआ दिखाते हैं हार्ट अटैक से। तो बीमारी के सारे कागज़ अपने पास रख लेते हैं, ये फैक्ट छुपा ले जाते हैं कंपनी से और उसको दिखाएँगे कि ये हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु हो गई इसकी और इसलिए हमें जो बीमा हमने कराया उसका क्लेम का पैसा दिया जाए। इंश्योरेंस कंपनी के कुछ लोगों के साठगांठ के साथ इन्वेस्टिगेशन खुद को अलॉट कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ओके लगाते हैं कि हाँ, वाक़ई में इस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और इसलिए इसको क्लेम का पैसा दिया जाना चाहिए। वन्स द रिपोर्ट इज़ अप्रूव्ड उसका पैसा आ जाता है और क्योंकि जो नॉमिनी है, नॉमिनी के खातों पे पूरी तरीके से इनका कंट्रोल होता है। जैसे हमारे केस में सुनीता थी, सुनीता को ये पता ही नहीं था कि कोई खाता-वाता है। तो विक्टिम को यहाँ पता ही नहीं है कि वो विक्टिम है। उसे यही नहीं पता कि उसके साथ कितने बड़े पैसे की भी चपत लग गई और कल को बीमा कंपनी को पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है, तो बीमा कंपनी उसी नॉमिनी पे केस कराएगी। तो वो डबल इसके अंदर एक तरीके से आप समझ लीजिए विक्टिम है। फिर उन लोगों का पैसा आ जाता है और पैसा ये लोग निकाल लेते हैं। यही है। हुँ। अच्छा, इस केस में एक आदमी कई बार मरा, कई बार उसकी मौत हुई, आधार हुँ। कार्ड में वो क्या है? आधार कार्ड वाला प्रकरण अलग है। ये जो कई बार मरने वाला प्रकरण ये है कि हम लोगों ने एक दबिश दिया था। उस हम्म, रेड में हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हम्म, एक व्यक्ति के पास से। हम्म, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उसमें एक पूरा पेपर का सेट निकला त्रिलोक नाम के व्यक्ति का। तो त्रिलोक नाम के व्यक्ति का हम लोगों को दिखता है कि 15 जून को उसका राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर का इलाज चलता है। वो रेफर हो जाता है हार्ट सेंटर के लिए।
19 जून का 20 जून का हमें निगम बोध शमशान घाट का रसीद दिखता है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति की 19 जून को मृत्यु हो गई है, 20 जून को इसका दाह संस्कार हो रहा है। 20 जून का ही दिल्ली एमसीडी का क्रीमेशन रसीद है निगम बोध शमशान घाट का कि त्रिलोक की मृत्यु कैंसर से 19 जून को हो गई है। ठीक? फिर हमें दिखता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में त्रिलोक की कई पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स खुले हैं। पॉलिसी ओह! बॉन्ड्स में दिखते हैं। मतलब उसकी मृत्यु के बाद उसकी पॉलिसी कराया जाता है। हमें उनके पास से त्रिलोक की और त्रिलोक की पत्नी की हमें पासबुक्स, चेकबुक्स, डेबिट कार्ड्स ये सब बरामद होते हैं। फिर हमें दिखता है त्रिलोक का 27 दिसंबर 2024 का पूरे हार्ट अटैक के इलाज के पेपर्स, जिसमें उसका ईसीजी भी लगा हुआ है। वो व्यक्ति जो जून में मर चुका है, उसका हमें दिसंबर के महीने में ईसीजी तक मिल रहा है। और हमें फिर एक प्रतिष्ठित अस्पताल के हम लोगों को उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलता है और उसी के आधार पे एमसीडी का फिर से 27/12/2024 का त्रिलोक नाम के व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब एक ही आदमी 19 जून को भी मरा है और फिर वो वापस पेपरों में 27 दिसंबर को भी मरा है। इस त्रिलोक की 3 पॉलिसी हुई जिसमें से एक 20 लाख रुपए एचडीएफसी लाइफ के आ भी गए थे। क्लेम ओ का पैसा तेरी! मिल भी गया था और 2 क्लेम जब हम लोगों ने इस केस का फरवरी में खुलासा किया, तो 2 कंपनियों ने इसका रेपुडिएट कर दिया था क्लेम। तो ये पूरा प्रकरण था जिसमें तब हमें पता चला कि ये सिर्फ़ मरने वालों को टारगेट नहीं करते हैं, ये लोग जो मर चुके हैं, उन लोगों को भी टारगेट करते हैं। मतलब मुर्दों का भी इंश्योरेंस हो रहा है। मुर्दों का भी इंश्योरेंस हो रहा है और उनका पैसा आ भी जा रहा है। सिर्फ़ इंश्योरेंस होने तक सीमित नहीं है, उनका पैसा आ भी गया और इन लोगों के अब ये लोग निकाल नहीं पाए क्योंकि सारे डेबिट और चेक बुक्स वगैरह सब हमारे पास ही है। हम ही लोगों ने इनसे सीज़ किया था। तो मतलब ये फ्रॉड करने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए होता है और बहुत शातिर दिमाग चाहिए होता है। वो तो आपने शिकंजा कस दिया। ये प्रधानमंत्री इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कुछ फ्रॉड हुआ था, वो केस खोला था आपने? ये क्या था वो पीएम केस? हमें इन्हीं रेट्स में पीएमजेजेवाई से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक बहुत ही वेल थॉट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसका उद्देश्य ये है कि बीमा का लाभ सिर्फ उन लोगों को ना मिले जो कि हाई प्रीमियम देते हैं बट जो समाज के सबसे गरीब, सबसे वंचित वर्ग है उनको भी बीमा का लाभ मिलना चाहिए। 436 रुपए मात्र उसका प्रीमियम होता है, साल में एक किश्त कटती है। इस उद्देश्य से ये पॉलिसी शुरू करी गई थी और इसको लोगों की कन्वीनियंस के लिए आसान बनाने के लिए इसमें एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है आपका मृत्यु प्रमाण पत्र। हुँ। आपको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा देंगे कि वो उसका पीएमजेजेवाई का किश्त कटा था और उस किश्त कटने के बाद ये आदमी की मृत्यु हुई है, तो हम आपको उसका 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलता है। अब उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जो आदमी पहले ही मर चुका है, बिल्कुल यही जो मैंने त्रिलोक के केस में बताया, उसका पहले उसके मरने के बाद पीएमजेजेवाई की किश्त कटवा देंगे उसके अकाउंट से और उसके बाद की डेट का उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएँगे और उसका बीमा का पैसा निकाल लेंगे। ऐसे हमें कई मामले सामने आए और पीएमजेजेवाई में जो मेन फ्रॉड है ये डेथ सर्टिफिकेट के फ़ोर्जरी और फ़ोर्जरी के अलावा भी ग्राम सचिव वगैरह लोगों के साथ मिलके गलत डेट का डेथ सर्टिफिकेट बना के ये लोग इस तरीके से पीएमजेजेवाई में बहुत गेम करते हैं। इस पूरे जो दोनों केसेस में किसी में मर्डर की भी बात आई थी सामने? कोई मर्डर की बात आई थी किसी हुँ, हुँ। केस? तो मर्डर की बात ऐसे आई कि मैं अभी तक ये समझ रही थी कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये लोग जिस मृत्यु का कारण हार्ट अटैक दिखाते हैं। तो हम लोगों को जब ये नेक्सस समझ में आ गया था तो सारी बीमा कंपनियों को हम लोगों ने ईमेल्स किए थे और हमने उनसे सारे ये डेटा माँगे थे कि ऐसे कितने केसेज़ हैं जिनमें आरसीडी मतलब रिस्क कमेंसमेंट डेट जब बीमा शुरू हुई है पॉलिसी उसमें और हुँ। मृत्यु की तिथि में 1 साल से कम का गैप है। आप हमें उन सारे केसेस की सूचना दीजिए और जिसमें आपने क्लेम सेटल कर दिया है। क्लेम सेटल कर दिया और उसके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए किसमें आपने क्लेम सेटल किया, एसोसिएटेड मोबाइल नंबर सारी डिटेल हम लोगों ने माँगी। और मृत्यु का कारण मैं फ़िल्टर लगा के काम करती थी कि हार्ट अटैक या फिर नेचुरल डेथ दिखा दी हो उन लोगों ने। परंतु बाद में टाटा एआईजी कंपनी की तरफ से कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। सब लोग आ रहे थे बार-बार अपने-अपने केसेस भी लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप एक्सीडेंट के केसेस में भी ध्यान दीजिए।
क्योंकि मुझे तो इस केस मैं तो नया-नया इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कर रही थी। उन्होंने कहा मैम इसमें भी होती है और उन्होंने मुझे एक केस उनके इन्वेस्टिगेटर ने बताया। वो गुजरात से हमसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि मैम ये केस मुझे सस्पिशियस लगता है, आप इसको एक बार देखिएगा। दरियाब नाम का वो व्यक्ति था, विकलांग था और उस केस को उनके कहने पे जब मैंने वापस देखा, वो मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ था, वो चंदौसी में 2024 में उसका एक्सीडेंट हुआ था। अज्ञात वाहन से टक्कर मार के उसकी मृत्यु हो गई थी और उसमें अज्ञात वाहन तस्दीक ना होने की दशा में पुलिस ने उसमें एफआईआर भी लगा दिया था। अच्छा क पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस एजेंसीज़ ये नहीं पता लगाती है कि कितना इंश्योरेंस इस पर्टिकुलर व्यक्ति का था। क्योंकि वो हमारे दिमाग में वो एंगल भई अगर किसी का पारिवारिक का जन ही आके कह रहा है कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, लोगों ने बताया तो हम वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। ये बीमा कंपनियों को पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति के कई बीमा क्लेम आए हैं। तो दरियाब नाम के केस दरियाब का जब पैन लेकर हमने सारी बीमा कंपनियों को लिखा तो उसकी जहाँ तक मुझे याद है 5 पॉलिसी 58 लाख की कुल निकल के आई। वो सारी पॉलिसी बहुत ही कम अंतराल के अंदर कराई गई थी, कुछ 5-6 महीने में। जिसके बाद उसका अचानक से अज्ञात वाहन से टक्कर मार के उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि दरियाब तो विकलांग था। उसकी एफआईआर में लिखाया गया था कि ये सामान लेने के लिए घर से पैदल निकला था और इसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। पैदल निकला था तो उसकी जो डेड बॉडी मिली वो उसके गाँव से 27 किलोमीटर दूर मिली। वो ट्राइसाइकिल चलाता था, ट्राइसाइकिल भी हमें मौके से नहीं मिली। तो वो विकलांग व्यक्ति जो गंभीर रूप से विकलांग था, वो 27 किलोमीटर पैदल चल के पहुँच गया। इन्हें ही समझ ओह! नहीं आया। फिर हम लोगों ने अपने तरीके से सारे क्लेम पेपर्स में जितने लोग बार-बार कॉमनली विटनेस बन के आ रहे थे, उनके मोबाइल नंबर्स हर तरीके से इस पे काम किया और हम लोगों ने फिर इसके अंदर गिरफ्तारियाँ की। इसके अंदर कुछ लोग निकल के आए, हरिओम उनका नाम था, एक पंकज राघव था जो रिलेशनशिप एसोसिएटेड था आई थिंक मैक्स लाइफ का एक्सिस बैंक के हुँ, अंदर जो पॉलिसी एडवाइज़र था। उसने ये साजिश रची हरिओम, विनोद जो कि दरियाब के गाँव के ही लोग थे और दरियाब का परिवार सबसे ज़्यादा इनको ट्रस्ट करता था। क्योंकि दरियाब वगैरह अशिक्षित थे और ये लोग शिक्षित थे। तो इन लोगों ने फिर इसको टारगेट किया क्योंकि दरियाब के एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी उसके भाई के साथ रहती थी पिछले 10 साल से। और इसको खाने-पीने को भी कोई पूछता नहीं था। इसकी हालत भिखारियों वाली थी और इसके मरने से शायद किसी को कोई बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता। और हमें ये भी क्वेश्चन था कि जो आदमी भीख माँग के जीवन यापन करता है, वो अपनी 4 जीवन बीमा पॉलिसी कराएगा और उसमें भी ओह! वो उसको नॉमिनी बनाएगा जिसके साथ उसकी पत्नी 10 साल से रह रही है। ये चीज़ें सिंक नहीं कर रही थी। ऐसे दरियाब का केस खुला और फिर तो शायद एक हम लोगों को एक डायरेक्शन मिल गया कि ये भी एक तरीका है जिससे कि ये लोग ऑपरेट करते हैं और फिर उसके बाद एक गैंग मिली जिसके अंदर उस गैंग ने 2 हत्याएँ कर दी थी और वे एक और हत्या करने वाला था। ओह माय उन्होंने गॉड! उनके लड़के को जो कि उन्हीं का रिलेटिव था पर अनाथ था इन द सेंस उसकी मम्मी नहीं थी, उसके नाना-नानी नहीं थे, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो ये बच्चा अकेला सही था। इसके जो खुद के मामा थे, जिन मामाओं के साथ ये रहता था, उन मामाओं ने ये सोच के कि हमारे अलावा तो इसका कोई है नहीं, ये मर भी जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं, तो उन्होंने ही उसको टारगेट किया था। उसकी पॉलिसी कराई थी 2 करोड़ 70 लाख की अलग-अलग कंपनियों की 7 या 8 पॉलिसी थी, 7 थी। और फिर उसके बाद उसको एक जगह पे ले जाके हथौड़े से सर-वर फोड़ के उसको अधमरा नहीं मार के ही छोड़ा था और खुद ही ने बाद में एक्सीडेंट का एफआईआर इसके अंदर आके लिखाया था। फिर जब उन लोगों से पूछताछ किया तो उनके मुँह से एक बार निकल गया था कि मैम हम लोग तो हमने कहा तुमने रेहरा ही क्यों चुना? ये अमरोहा के केसेस थे। अमरोहा हमारा जनपद अलग जनपद है। तो हमने कहा तुमने रेहरा में जाके क्यों किया? तो वो बोलता है कि मैम हम वहीं करते हैं। हमने कहा वहीं करते हैं का क्या मतलब है? तुमने कितने मारे हैं भई? तो फिर जब उनका और हम लोगों ने फ़ोन-वोन से भी पड़ताल किया और देखा स्टडी किया तो पता चला कि 2022 में सेम जगह पे, सेम तरीके से उन्होंने एक सलीम नाम के लड़के की भी हत्या की थी। उसको मारने के बाद 78 लाख रुपए इनके पास आ गया था, 78 लाख इस गैंग को मिला था। ओह माय गॉड! से वहाँ से उनको शायद उससे पहले भी किया हो, ये जाँच का विषय है अभी, पर 78 लाख वो फिर ये अमन का और अभी एक और व्यक्ति ऐसा मिल गया था जिसकी कई पॉलिसी करा चुके थे और शायद नहीं पकड़े जाते तो कुछ दिन बाद फिर उसकी भी हत्या कर देते। ओह ये माय केस गॉड! ने डीआईजी महोदय को रिक्वेस्ट करके संभल पुलिस को ट्रांसफ़र कराया और हमारी टीम ने ही इसमें इन्वेस्टिगेट करके सभी को जेल भेजा और इसमें चार्जशीट भी लगाई।
तो ये फिर एक नया मोडस ऑपरेंडी समझ में आया कि ऐसे व्यक्तियों को टारगेट करो और अज्ञात वाहन से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुनसान सड़कें बहुत होती हैं। हुँ, ये अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होती हैं कि आप हाईवे पे या कहीं पे रास्ते में ले हुँ। जा कोई घटना कारित कर दें और उसे एक्सीडेंट का रूप दे दें। और तो यही सब हुआ इसके अंदर, तो ये चीज़ निकली। तो ये दरियाव का मर्डर केस कितने साल बाद खोला आपने? रिसेंटली खुल गया कि बाद मतलब इसमें दरिया मर्डर केस है? 2 केसेज़ 2 मर्डर केस तो 2024 के हैं इसके अंदर। अमन का 2023 का मर्डर था और सलीम का 2022 का मर्डर था। ये और इन सभी में एफआईआर लग चुकी थी, ये क्लोज़ हो चुके थे। हमने इसकी विवेचना वापस खुलवाई और वापस इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट करके अब इनको जेल भेजा है। सुपर, सुपर, हुँ। सुपर से भी ऊपर मैम, बहुत शानदार। ये जो पूरा जो आपने केस देखा जिसमें गरीब लोग हैं, उनका इंश्योरेंस, मु मुर्दों का इंश्योरेंस, मर्डर हो जा रहा है, तो ये आपको भावनात्मक तौर पर ये इफ़ेक्ट किया जब ये केस आप फ़ॉलो कर रहे थे? भावना नहीं, ज़्यादा नहीं, मुझे बस हर बार ऐसा होता है कि आप कभी कोई क्राइम देखते हैं तो आपको लगता है कि आदमी इससे नीचे नहीं जा सकता, अब इतना खराब करा देख लिया आपने। पर इस केस ने मुझे ये एहसास दिलाया शायद कि आदमी किसी भी स्तर तक जा सकता है, उसका कोई लेवल नहीं है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सबसे जो दुःख की बात ये थी कि इन लोगों को ज़रा-सा भी इस चीज़ का पछतावा नहीं था कि उन्होंने ये इसमें कुछ गलत किया है। जो पहले वाले जो जो मरने वाले लोगों का करते थे, उन्हें तो बिल्कुल ही पछतावा नहीं है। उनको उनका तो ये कहना है कि मैम अ, हम उस इनमें से एक अपराधी ने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था कि हम गलत काम तो करते हैं, पर वही करते हैं जो जायज़ है। ओह! गलत भी जायज़ क्या होता है? तो जब हम लोगों ने मर्डर खोले तो हमें समझ में आया कि हाँ, वो गलत में जायज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रॉड तक सीमित हैं और ये गलत में भी बहुत हुँ, हद तक जाके गलत काम कर रहे हैं। तो यही है कि आपको ये पता चलता है कि आपके आस-पास और ये इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि उबर चलाता था नोएडा में, जिसने ओह! मर्डर किए थे। तो आपके आस-पास हर तरह के लोग हो सकते हैं और आपको थोड़ा सतर्क और ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, ये तो गैंग आपने खोल लिया, पता नहीं इस तरह के कितने गैंग हैं और जो अलग-अलग राज्यों में फैले होंगे। ये जो पुलिस ने कई मृत्यु प्रमाण पत्र जो पाए, ये जो रिकवर किए, ये गिरोह तक कैसे पहुँचे? क्या कोई फॉरेंसिक ऑडिट भी हुआ इस मामले में? देखिए, वो जो राज्यों वाली आप बात कर रहे थे, वो मैं बताना चाहूँगी पहले तो कि जैसे बहुत लोगों का ये मानना है कि संभल पुलिस ने वर्कआउट किया तो ये गैंग संभल में ही है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ये एक मोडस ऑपरेंडी है। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अपना काम बहुत अच्छे से आता है और आप अपने अंडर अगर 10-12 लड़कों को ट्रेन करते हैं, तो वो भी लड़के-लड़कियाँ अपनी-अपनी जगह पे जाके दे कैन स्टार्ट देयर ओन थिंग। इसी तरीके हुँ, से इन लोगों में कोई गुरुजी हुए। हुँ, 15-20 साल पहले जिन्होंने दिमाग लगाया। फिर उन्होंने हुँ, उनके अंडर लड़के सीखे। वो लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाके उन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि तरीका एक ही है और हुँ, पकड़े जाने के चांसेस मिनिमल हैं। हुँ, इस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स को शायद प्राथमिकता भी नहीं पहले मिलती थी और अभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस है। तो अब मुझे ये पता चला कि हम लोगों का ये गैंग 12 राज्यों में ऑपरेट कर रहा था। ओह! गुजरात से लेके आप असम तक देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को छोड़ के, मुझे हर राज्य के इन लोगों के पास से पासबुक्स, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड सब लोगों के बरामद हुए। 250 से ऊपर हमारे पास पासबुक्स वगैरह हैं रिकवरी में। आधार, पैन वगैरह अलग है। नेटवर्क बहुत बड़ा है और हर जगह अलग-अलग गैंग्स हैं जो काम कर रही हैं, सेम मोडस ऑपरेंडी से काम कर रही हैं। तो इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि सिर्फ़ पुलिस अकेले इस चीज़ पे लगाम नहीं लगा सकती। हम हज़ार लोगों को और जेल भेज सकते हैं, वाक़ई में। पर ये फ्रॉड तभी रुकेगा जब सारी संस्थाएँ, जैसे कि हुँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ, इंश्योरेंस हुँ, सेक्टर रेगुलेटर, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर भी, क्योंकि बैंक हुँ, में बढ़ती तरीके से खाते खुल रहे हैं। जब तक हुँ, हम सब लोग अपने यहाँ पे अपने एंड में सुधार नहीं लेकर आएँगे, तो फ्रॉड हुँ, प्रिवेंशन में प्रॉब्लम आएगी। इसी बात को हुँ, मद्देनज़र रखते हुए 30 जून को संभल पुलिस ने जनपद संभल में एक पहली बार राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हुँ, सभी इंश्योरेंस कंपनी के टॉप एग्ज़ीक्यूटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। हुँ, आईआरडीए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मंदाकिनी मैम थी। उसके अलावा बहुत सही।
आई से मीना कुमारी मैम थी, इन सब लोगों को हम लोगों ने बुलाया एंड एक दिन सिर्फ इट वाज़ अ हाई लेवल पॉलिसी डिस्कशन ऑन रिफॉर्म्स कि हम लोग कैसे सुधार लेकर आ सकते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल थी और काफ़ी सारी उनसे चीज़ें निकल के आई हैं जो हम कंसर्न्ड और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ तक कम्युनिकेट करवाएँगे ताकि हम अपने स्तर से इस फ्रॉड को होने ही ना दें। सभी लोग मिल के। ये लोग सब मिल-जुल के काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी सब अगर मिल-जुल के काम करेंगे, तो शायद इन लोगों की कमर हम तोड़ पाएँगे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कहाँ निकली थी वाहन चोरों को पकड़ने के लिए? वो संभल में एक वाहन चोर है, काफ़ी फ़ेमस, अभी तो दुबई में बैठा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है वो, मेरे ख़्याल से हर स्टेट में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। हुँ। डी गैंग से। तो आप वाहन चोर गिरोह को पकड़ने निकली और आपने बहुत शानदार 100 करोड़ से ज़्यादा का जो इंश्योरेंस घोटाला है, वो खोला। लोगों को कितना नीचे गिर सकते हैं वो भी देखा आपने। 60 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मेरा जो आखिरी सवाल है, वो आखिरी सवाल ये है कि आप आईपीएस क्यों बनी? मतलब कोई ऐसा पीछे बैकग्राउंड या कोई किस चीज़ ने आपको इंस्पायर्ड किया या किस लिए आप बनना चाहती थी? तो आईपीएस तो मुझे डेस्टिनी ने बनाया। मैंने कभी अपने आप को विजुअलाइज़ नहीं किया था यूनिफ़ॉर्म के में। मैं पहले साइंस स्टूडेंट थी और यूएस में पीएचडी कर रही थी एंड सडनली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहीं थे और अचानक हम लोगों को हुआ कि हम लोगों को सिविल सर्विसेज देना चाहिए। देश में जाके वापस काम करना चाहिए। तो हम दोनों ही लोग अपना पीएचडी बीच में छोड़ के आके सिविल की तैयारी किए। और उस समय बहुत मन था कि ग्रास रूट लेवल पे मैं काम करूँ, तो मेरा पहला सिलेक्शन आईआरएस में हो गया था। आईआरएस हुँ, कस्टम्स में ट्रेनिंग भी जॉइन कर लिया था, पर क्योंकि आए ही हम लोग थे ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, तो वापस परीक्षा दिया। चौथे अटेम्प्ट में मेरा आईआरएस में हुआ था और फिर छठे में मेरा आईपीएस में हुआ। पर मैंने आईएएस, आईपीएस दोनों को मैं ऊपर रखती थी और मुझे लगता था दोनों ही सर्विसेज़ वैसे सारी ही सर्विसेज़ आपको लोगों के हुँ, लिए काम करने का भरपूर मौका देती हैं। पर ये 2 सर्विसेज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अ, उन लोगों को छूने का मौका देती है जो कि अंत्योदय है, मतलब जो हुँ, अंतिम हैं पंक्ति में, उन लोगों जो पूरी तरीके से सरकार पे निर्भर हैं। तो आप उनके लिए काम कर सकते हैं, वाक़ई में अम, हर दिन ऐसी मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। तो वही था और जब आईपीएस मेरा रैंक आया 138 तो बहुत खुशी थी पूरे परिवार को और लपक के मैंने उसको जॉइन कर लिया एंड आई थिंक इट वाज़ अ good decision and this is a great service and a very satisfying job. अंत में सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना था कि हम सब लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम लोग जिनके साथ भी सरकार बार-बार कई बार अमिताभ बच्चन जी भी आपको फ़ोन पे कई बार कहते हैं कि आप अपने आधार, पैन किसके साथ साझा कर रहे हैं? आप कहाँ अंगूठा लगा रहे हैं? कहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं? अगर आप अशिक्षित हैं या आप कम समझदार हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, जो जिसको आप समझदार मानते हैं, उससे आप कन्फर्म करिए। पर इन सारे क्राइम्स में सतर्कता ही बचाव है। तो आप अगर सतर्क रहेंगे, तो आप खुद भी बचेंगे और ये अब मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ़ फ्रॉड तक नहीं, ये जघन्य अपराध तक भी खिंच खिंच रहा है ये चीज़। तो आप सतर्क रहिए और अपनी जो सरकार जो अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, उन पे भी आप ध्यान दें। इंस्पायरिंग। लपक्के से उत्तर प्रदेश याद आ गया, लेकिन ये बहुत लपक्के नहीं है। अमेरिका से आप इंडिया आईं, आईपीएस बनी, संभल में पोस्टिंग हुई। बहुत ज़्यादा पिछड़ा ही कह सकते हैं, जो मैं भी विज़िट किया था जब वहाँ पर संभल में, और उसके बाद आपने 100 करोड़ का घोटाला खोला। आपको बहुत-बहुत बधाई। इसी थैंक तरह से अच्छा काम करते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए। शुक्रिया, आप यहाँ पर आपने मौका दिया। ये शो आपको कैसा लगा? कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।